नमस्कार। जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। एस ए टारगेट एमपीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने कल की क्लास में कमिटमेंट किया था कि आप लोगों को अब डेली संपूर्ण एमपीजीके से संबंधित क्लासेस उपलब्ध होना शुरू हो जाएगी। और आज आप लोग जैसा कि इस क्लासेस को 8:30 से देख रहे हैं, हम पूरे आज के सेशन में मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। और उससे पूर्व मैं आप लोगों को यह क्लियर कर देता हूं कि हमने जिस खंड की शुरुआत की है उस खंड में हम मुख्यतः किस टॉपिक को रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आज की क्लास का टॉपिक सिर्फ समझ लीजिए। फिर जैसे कल की क्लास स्टार्ट होगी तो मैं आपको एक एक टॉपिक करके दिखलाऊंगा कि कौन सा टॉपिक कब आपका कवर हो जाएगा। यानी कि मैं क्लास में आपका कल कौन से होने वाला है वो एक दिन की क्लास के पूर्व ही मैं आपको बता दूंगा कि कल कौन सा टॉपिक हम पढ़ने जाएंगे। जैसा कि आज की क्लास के अंतर्गत मध्य प्रदेश के भूगोल से हम शुरुआत करेंगे। और यह आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में चौथे नंबर की यूनिट के रूप में नजर आएगा, मध्य प्रदेश का भूगोल। और उस मध्य प्रदेश के भूगोल में जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में कोई शब्दावली मेंशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपके प्रश्न प्रीलिम्स एग्जाम में इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। यानी कि एक सामान्य परिचय आपके पास होना चाहिए मध्य प्रदेश के बारे में। इसे किसी सिलेबस के रूप में कोट करना इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है, क्योंकि यह सामान्य सी चीज है जिसे हर किसी को पढ़ना होता है किसी भी टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो साथियों, आज की क्लास में आपका लेक्चर नंबर, ये जो आज की क्लास का लेक्चर नंबर आपका कौन सा है, लेक्चर आपका हो जाएगा कौन सा, लेक्चर नंबर 1। लेक्चर आपका कौन सा रहेगा, ये लेक्चर 1 रहेगा। और इस लेक्चर 1 में हम आज से पढ़ेंगे आपका मध्य प्रदेश का टॉपिक जो कि सामान्य परिचय से संबंधित होगा। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को शुरू करते हैं आज की क्लास से बिना समय को जया किए। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक पीडीएफ आपको शो हो रही होगी। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको विजिबल हो रही होगी प्रॉपर तरीके से। अब यहां पर देखिएगा, मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में सबसे पहला बिंदु आपके सामने ये होना चाहिए कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन। देखिएगा, मध्य प्रदेश के गठन की पूरी प्रक्रिया हम समझेंगे कि मध्य प्रदेश 1947 के पहले कैसी स्थिति में था, 1947 से 1956 के बीच में कैसा था, 1956 से लेकर 2000 के बीच में कैसा था, और 2000 से लेकर अब तक का मध्य प्रदेश का कैसा स्वरूप नजर आता है। इस प्रकार हम मध्य प्रदेश के गठन को 4 वर्गों में विभाजित करते हुए देखेंगे। लेकिन आज की क्लास में हमें सिर्फ सामान्य इंट्रो देखना है। तो यहां पर आप देखिएगा, मध्य प्रदेश का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और उस समय मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रांत, मध्य भारत आपका बी पार्ट के अंतर्गत माना जाता है, विंध्य प्रदेश आपका सी पार्ट में माना जाता है, और मध्य प्रांत जो है आपका यह ए पार्ट का हिस्सा था। और इसी सी पार्ट में आपका भोपाल स्टेट भी हुआ करता था, भोपाल स्टेट। तो इन चारों भागों को मिलाकर, चारों भाग नहीं हम कहेंगे 3 भाग, मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन कर दिया जाता है। क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग आता है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में ही आता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में, तो यहां पर लिख देता हूं मैं, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। और ये किस अधिनियम के तहत स्थापित होता है, किस संशोधन, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है आपका 1956 में ही। उस 7वां संविधान संशोधन के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग के तत्वाधान में मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिलाकर, यानी कि पार्ट वाले सिस्टम को समाप्त करके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अवधारणा को स्थापित करते हुए मध्य प्रदेश को राज्य के रूप में गठन किया था। और कब किया था? 1 नवंबर 1956 को। बात यहां तक क्लियर है?
फिर अंतिम पुनर्गठन यानी कि मध्य प्रदेश राज्य से एक अलग राज्य बनाया गया था छत्तीसगढ़ के रूप में, 26वां राज्य था आपका वो। तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है, क्योंकि रीअरेंज होता है उसका एरिया। हम बात करेंगे कितना एरिया पहले था, अब कैसा हो गया। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य हुआ करता था, लेकिन 2000 के बाद जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य अलग होता है मध्य प्रदेश से, तो यह मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कम होने के कारण पहले पायदान पर नजर नहीं आता है। तो मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करके किया गया था। क्लियर हुआ यहां तक? अब ये सारी बातें आपने समझ लिया है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर मध्य प्रदेश का थोड़ा सा एक बैकग्राउंड यहाँ पर दिखाऊंगा। आज का मध्य प्रदेश आपको जो दिखाई देता है किस रूप में नजर आता है, क्योंकि सामान्य परिचय में हमें मध्य प्रदेश का आज का मध्य प्रदेश ही देखना है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश आज आपको जैसा कि 55 टोटल जिले हैं, 10 संभाग है। और अभी बहुत जल्दी आपको सुनने में मिलेगा कि एक नया संभाग बनाने की कवायद शुरू हो गई है। वो एक संभाग और कब बन जाएगा और कुछ जिले और बनने की संभावना है। खैर वो जब बन जाएंगे तब हम बात कर लेंगे। यह आज तक का अपना मध्य प्रदेश है, इस रूप में आपको दिखाई देगा। मैंने आज तक का इसलिए कहा क्योंकि साथियों आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपका ये मऊगंज लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका मैहर है, और ये आपका पाडूना है। तो तीनों जिलों को गठन करते हुए मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 55। अभी 55 टोटल, 55 क्या है आपके मध्य प्रदेश में जिले? क्लियर है? और 10 क्या है आपके संभाग? आप पूछना चाहें कि 10 संभाग कौन कौन से हैं, तो 10 संभाग यहां पर देखिएगा। आप एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि पेन का कलर यहां पर ले लेता हूं मैं। ब्लैक कलर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका एक ग्वालियर संभाग, यहाँ पर आपका मुरैना जिले में आता है चंबल संभाग, यहाँ पर चंबल ध्यान रखना आप। ठीक है, चंबल रहेगा आपका। उसके बाद आप देखेंगे ये आपका भोपाल संभाग, नर्मदापुरम संभाग, इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग। उसके बाद आपका हो जाएगा जबलपुर संभाग, सागर संभाग, रीवा। उसके बाद आपका शहडोल। कितने हो गए? हो गए 10। देखिएगा कुछ अलग तो नहीं हो गया इसमें। चंबल, ग्वालियर, भोपाल, नर्मदापुरम, 4 तो ये हो गए। एक हो जाएगा आपका इंदौर और उज्जैन। कितने हो गए आपके? टोटल 5, 6, 7। 7 के बाद में एक आपका जबलपुर, 8, 9 शहडोल और 10 आपका रीवा। तो टोटल 10 संभाग है और 55 जिले हैं। यहां पर आपको मैं बतलाना चाहूंगा कि 2 जिले आपको नजर आ रहे हैं यहां पर, एक सिंगरौली और एक आपका अलीराजपुर। फिर आप यहां पर देखेंगे एक बुरहानपुर और ऊपर देखेंगे आपका मुरैना। तो सबसे पूर्वी जिला आपसे पूछे कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो सबसे पूर्वी जिला आपका कौन सा हो जाएगा? सिंगरौली। सबसे पश्चिमी जिला पूछे कि पश्चिमी जिला कौन सा है, तो पश्चिमी जिला आपका कौन सा हो जाएगा? अलीराजपुर। उत्तरी जिला आपसे पूछे, उत्तरी जिला हो जाएगा आपका कौन सा? मुरैना। उसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी जिला कौन सा है, तो बुरहानपुर आपका क्या हो जाएगा? दक्षिणी जिला। क्लियर? यहां तक चीजें सब स्पष्ट है। आगे हम चर्चा करें अब। तो यहां पर देखिएगा कुछ और सामान्य चीजें हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की विभिन्न राजधानियां हुआ करती हैं। जैसे कि प्रशासनिक राजधानी आपकी क्या है? प्रशासनिक राजधानी आपकी भोपाल है। क्लियर है? फिर संस्कार राजधानी जबलपुर है। उसके बाद आर्थिक या खेल राजधानी इंदौर को माना जाता है। आगे देखेंगे तो ऊर्जा राजधानी के रूप में आपको सिंगरौली का नाम देखने को मिलेगा। ध्यान रखना कभी सिंगरौली विकल्प में ना हो और बेड़न आपका विकल्प में है। बेड़न, तो आंसर क्या माना जाएगा? बेड़न। ठीक है। हाँ, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है आपका यहाँ पर बेड़न में। तो ऊर्जा राजधानी के रूप में सिंगरौली जिले को माना जाता है, या फिर बेड़न भी अगर विकल्प में रहे। दोनों विकल्प में ऐसा संभव नहीं है, अगर विकल्प होता भी है और बेड़न भी है तो बेड़न को ज्यादा प्राथमिकता दीजिएगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी को बोला जाता है। संगीत राजधानी मेहर को बोला जाता है। और चित्रकला राजधानी आपका भीमबेटका को माना जाता है।
तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहां पर आपको नजर आएगा कि प्रशासनिक राजधानी भोपाल सभी लोग जानते हैं, संस्कार राजधानी जबलपुर, आर्थिक राजधानी आप या खेल राजधानी इंदौर को माना जाता है। इंदौर सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, ठीक है, इंदौर में ही है। ऊर्जा राजधानी आपका सिंगरौली या बेडन, ग्रीष्मकालीन राजधानी आपका पंचमढ़ी, संगीत राजधानी मैहर और चित्रकला राजधानी आपकी भीमबेटका हो जाती है। कुछ और सामान्य परिचय मध्य प्रदेश के संदर्भ में जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश को किन किन उपनाम से जाना जाता है। जैसे कि भारत के केंद्रीय स्थल पर होने के कारण इसे हृदय प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। टाइगर की संख्या सबसे ज्यादा होने के कारण इसे टाइगर स्टेट बोला जाता है। हीरो का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होने के कारण इसे हीरा प्रदेश भी कहा जाता है। अधिकांश नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और वह अन्य राज्यों में चली जाती हैं, इसलिए यहाँ पर मध्य प्रदेश को नदिया का मायका भी कहा जाता है। वनों के क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है, इसलिए वनों का राज्य भी बोला जाता है। तेंदुपत्ता का भी सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है, तो इसलिए मध्य प्रदेश को तेंदुपत्ता राज्य कहा जाता है। या तेंदुआ की संख्या, जो तेंदुआ जैसे कि आ, टाइगर की आप बात करें यहाँ पर, तो ये सबसे ज्यादा है यहाँ पर तेंदुआ भी, तो इसलिए गिद्ध राज्य भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। भेड़ियों का राज्य भी कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या के मामले में बात किया जाए तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, 11 राष्ट्रीय उद्यान है आपके, तो इस वजह से भी मध्य प्रदेश का उपनाम राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य भी कहा जाता है। चीता स्टेट कहा जाता है, घड़ियाल स्टेट कहा जाता है, क्योंकि तीन नदियां हैं आपकी, चंबल, केन, सोन, तो तीनों में ही घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। तीनों आपका ने देखा होगा अभ्यारण्य, केन घड़ियाल, ठीक है। अ, और आपका तो चंबल राष्ट्रीय घड़ियाल संरक्षण केंद्र भी वहां पर स्थापित है, ठीक है। तो ये विभिन्न नाम है मध्य प्रदेश के उपनाम, तो इन नामों से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। क्लियर है? चलिए, मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह, यहां से भी आपका किसी एक एग्जाम में प्रश्न बना था प्रारंभिक परीक्षा में, तो प्रतीक चिन्ह को भी लेकर बात कर लेते हैं। हाँ, राजकीय पशु, आप इतना ध्यान रखना यहाँ पर कि चाहे राजकीय पशु हो, चाहे राजकीय पक्षी हो, चाहे राजकीय आपका मछली हो, आखिर इनका घोषित वर्ष कौन सा है, कब इन्हें राजकीय दर्जा प्राप्त हुआ है, वह वर्ष आपको ज्यादा ध्यान रखना है। तो जैसे कि बात किया जाए सबसे पहले कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंगा राजकीय पशु है, बैडरी प्रजाति का ही है। किस प्रजाति का? बैडरी प्रजाति का। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मंडला और बालाघाट की सीमा पर है, ठीक है। मेनली यह मंडला में आता है, और यहीं पर भूरसी बारहसिंगा शुभंकर बनाया गया है, ठीक है, वो भी ध्यान रखना। घोषित वर्ष हो जाएगा इसका कौन सा? 1981, यानी कि 1981, आप ध्यान रखना, 1981 में राष्ट्रीय पशु राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है, इस प्रकार से घोषित किए जाएंगे। तो 1981 में ही आपका, अब 1981 का ही क्यों चयन किया गया आपने सोचा है? देखिएगा, 1956 में मध्य प्रदेश का गठन होता है, और 56 में अगर आप 25 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 981 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? यानी कि यहां पर रजत जयंती, कौन सी जयंती? रजत जयंती, मध्य प्रदेश में रजत जयंती मनाई जाती है। उस रजत जयंती में ही राजकीय पशु के रूप में बारहसिंगा का चयन किया जाता है। और उसी प्रकार आप देखेंगे तो राजकीय पुष्प और राष्ट्रीय पक्षी, यानी कि पुष्प का भी उसी समय और पक्षी का भी उसी समय, यानी कि 1981 में ही आपका राजकीय पक्षी दूधराज को घोषित किया जाता है, और सफेद लिली को भी आपका 1981 में ही मध्य प्रदेश के गठन का जो रजत जयंती है, यानी कि सिल्वर जुबली जब मनाई जाती है 1981 में, 25 वर्ष के उपरांत ही मनाई जाती है, 25 वर्ष जैसे ही हो जाते हैं पूर्ण, तो सिल्वर जुबली के समय ही राष्ट्रीय पुष्प राष्ट्रीय पक्षी और एक आपका राष्ट्रीय पशु, पशु पक्षी पुष्प, प से ही तीनों नाम है, तो इन तीनों को राजकीय दर्जा प्राप्त होता है। पुष्प में और जो चीज देख लेते हैं, वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडियम है। उसी प्रकार से आपने यहाँ देखा होगा बारहसिंगा का नाम भी क्या हो जाएगा? रुस वर्स रुसरवुस दुवासेली, ठीक है। पुष्प की बात करें, लिलियसी है, लिलियसी कुल का है, ये मध्य प्रदेश के संपूर्ण भाग में देखने को मिल जाएगा। राजकीय पशु की अगर बात किया जाए, पैराडाइज फ्लाईक्लेचर या शाह बुलबुल के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो ये दोनों चीज ध्यान रखना, शाह बुलबुल और पैराडाइज फ्लाईक्लेचर। वैज्ञानिक नाम देखें तो टर्फसीफोना पैराडाइज है,
ठीक है। और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में खासतौर पर जो दुधराज है इसका संरक्षण एक सरदारपुर अभ्यारण्य है और एक सैलान अभ्यारण्य है। सरदारपुर आपका धार में है और सैलान आपका कहां पर है, रतलाम में है। तो यहां पर इनका संरक्षण किया जाता है और सर्वाधिक मात्रा में यह मालवा वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे दुधराज। ठीक है। घोषित वर्ष हो जाएगा 1981, वही मैंने कहा सिल्वर जुबली के समय। अब बात आती है राजकीय मछली। राजकीय मछली के रूप में दर्जा मिला है महाशीर को या महाशीरा। ठीक है। महाशीर मछली होती, वैज्ञानिक नाम टेरा प्यूटीटोरा है। ठीक है। टोर प्रजाति की है, नर्मदा नदी, खरगोन और खंडवा क्षेत्र बाहुल्य यहां पर देखने को मिलेगी नर्मदा नदी में। घोषित वर्ष है 2011। ध्यान रखना 2011 में ही प्रश्न तो आपका बना था, मैं आगे बताऊंगा, आगे आया था एक प्रश्न, उसकी भी चर्चा करेंगे। सेम वैसे ही राजकीय वर्ष भी आपका ध्यान रखना सिल्वर जुबली के समय से घोषित किया गया था। पुष्प, पशु, पक्षी और एक अब हो जाएगा आपका वृक्ष। ठीक है। वनस्पतिक नाम इसका फाइकस वेब मेलिसिस है और इसकी प्रजाति फाइकस। ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क इंदौर में बड़मोदी में बनाया गया है। राजकीय फल की बात करें तो आम का नाम आता है, मेगाफेरी इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। बाहुल्य क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। आम प्रजाति की नूरजहां है, सुंदरजहां है, रेवा जिले को इसका जीआई टैग भी मिला है। नूरजहां अलीराजपुर जिले का एक आम है। ठीक है। मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र आपको अगर ध्यान रखना है तो ये कहां पर आपका रीवा जिले के गोविंदगढ़ में, कहां पर है, रीवा जिले के गोविंदगढ़ में मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र है। सुंदरजा आम प्रजाति को जीआई टैग मिला था 2023 में, यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मलखम राजकीय खेल के रूप में जाना जाता है, 2013 में इसे घोषित किया गया था। ठीक है। मलखम को 2013 में राजकीय खेल घोषित किया है मालवा क्षेत्र में। मेनली उज्जैन वाला क्षेत्र है मेनली इसके लिए, तो मलखम अकादमी भी आपका कहाँ हो जाएगा, उज्जैन में। प्रभाष जोशी सम्मान जो मलखम के क्षेत्र में दिया जाने लगा है, तो वह भी आपका मलखम खेल से ही संबंधित है। प्रभाष जोशी सम्मान मलखम क्षेत्र में ही दिया जाता है। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में भी इसे शामिल कर लिया गया है। ठीक है, 2020 में। राजकीय फसल आपकी सोयाबीन है, मालवा क्षेत्र में काफी ज्यादा होती है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें तो इंदौर में, और सोयाबीन की सबसे बड़ी आप मंडी देखें तो वो आपका उज्जैन में मिलेगी। लेग्यूमिनेसी इसका कुल का नाम है, वैज्ञानिक नाम देखेंगे ग्लाइसिन मैक्स है। किसमें इसकी समृद्धि है, प्रसाद है, प्रतिकार है, इल्या है, अलंकार है। क्षेत्र मालवा हो जाएगा इसका। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ चीजें और। राजकीय नाट्य और राजकीय नृत्य। नाट्य की अगर बात करें तो नाट्य हो जाएगा आपका कौन सा, माच, मालवा क्षेत्र में होता है। मालवी लोक जीवन पर आधारित है। माच के प्रमुख कलाकार है सिद्धेश्वर सेन, ओम प्रकाश शर्मा। राजकीय नृत्य की अगर बात करें तो राई है आपका, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में मेनली, कहां पर, यह बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये किया जाता है। मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। पद्मावत ग्रंथ के कई सही लोक नृत्य का वर्णन किया गया है। प्रमुख कलाकार ज्ञानेश्वरी आपका राय लोक नृत्य के। बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों क्षेत्रों में यह किया जाता है। राय नृत्य में वाद्य यंत्र मृदंग और बघेलखंड में ढोलक का प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे हम राजकीय चिन्ह। देखिएगा राजकीय चिन्ह की बात करें मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह का, तो यहां पर मैं आपको बतला देता हूं राजकीय चिन्ह के रूप में, एक सेकंड का समय दीजिए सिर्फ। क्या हुआ, चलिए यहां तक सब चीजें क्लियर है। राजकीय चिन्ह, अगर मैं यहाँ पर, मुझे इमेज नहीं मिली है, इमेज में आपको शो कर देता हूँ अगर इसमें मिल जाएगी तो। यहाँ पर देख लेते हैं, ताकि चिन्ह आपको दिखा देंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको चीजें विजिबल हो जाएगी। ठीक है। चलिए ये मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, इसको देख लीजिए अच्छे से आप। ठीक है। चलिए
चल इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से। मैं आपको सारी चीज वो इमेज दिखला देता हूँ, ताकि उसके बारे में जब रीड आउट करेंगे हम लोग तो ज्यादा आसान रहेगा। देखिएगा, राज की चिन्ह है, क्लियर आपको दिख रहा होगा। ये मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, जिसके बाहर 24 तिलियां, 24 स्तूप है। ये क्या है आपके यहाँ पर? पेन यूज कर पाऊंगा मैं इसमें? चलिए देखता हूं मैं, अगर पॉसिबल है तो। चलिए, इसमें पेन तो नहीं चल पाएगा शायद। चलिए कोई इशू नहीं है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखला देता हूँ, ऐसे ही नॉर्मली। चलिए। चलिए, आपको यहाँ पर सब चीजें विजिबल हो रही है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ये जो आपको बाहर संरचना दिखाई दे रही है, ये, ठीक है, ये बाहर जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है, यही क्या है? आपके स्तूप। क्या है आपके ये? स्तूप। और इनकी संख्या, स्तूपों की संख्या कितनी है? 24। 24 स्तूप है, आप काउंट कर लीजिएगा। 24 तिलिया, जैसे कि हमारा अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, अशोक चक्र में, वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, उसके चारों तरफ स्तूप के रूप में 24 स्तूप बनाए गए हैं। उसके अंदर एक रिंग है, उस रिंग में मध्य प्रदेश शासन उत्कीर्ण है। क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश शासन। और उस मध्य प्रदेश शासन के जस्ट नीचे उसी रिंग में सत्यमेव जयते उत्कीर्ण है। तो एक ही रिंग में आपका मध्य प्रदेश शासन ऊपर और नीचे की ओर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। फिर देखिए आप, तो गेहूं की बलिया और धान की बलिया, ये दोनों तरफ आप देख रहे हैं। अब देखिएगा, इसमें धान कौन सा और गेहूं कौन सा है? ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी गेहूं की बलिया। क्या हो जाएगी? गेहूं की बलिया। और इधर हो जाएगा आपका धान की बलिया। इमेज में इतना क्लियर नहीं हो रहा, अपन देख लेंगे इसको। फिर मध्य भाग में एक अशोक स्तंभ है। क्या है ये? अशोक स्तंभ है, जिसके पीछे बरगद का पेड़ है। ये पेड़ आपको दिख रहा है यहां पर, ये क्या है आपका? बरगद का पेड़। और ये हो जाएगा आपका अशोक स्तंभ। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह के बारे में ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको दिखला देता हूं वही चीजें जहां पर हम पढ़ रहे थे अभी। इसको क्रॉस कर देते हैं यहां से। चलिए। इस सारी चीजों को रफ करना पड़ेगा अब यहां से। चलिए, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? चलिए, उम्मीद करता हूं कि सब चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, बड़े अब आगे हम लोग। चलिए, अब ये ज्यादा बेटर होगा अपना लिए। पेन का यूज भी हम कर सकेंगे यहीं से डायरेक्टली, और स्क्रॉल भी कर लेंगे इसी को। ठीक है, चलिए, यहां तक सब चीजें क्लियर। अब पढ़ लीजिए, अब यहाँ पर जो भी चीजें लिखी हुई है आपकी, कि चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित है। इसमें एक व्रत है, तरक्की और विकास की असीम संभावना का प्रतीक है। व्रत के भीतर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, और नीचे मध्य सत्यमेव जयते लिखा हुआ था। प्रमुख फसलें हैं गेहूं और धान की फलियां इसमें अंकित हैं। केंद्रीय व्रत में अशोक स्तंभ की सी आकृति है, और राज वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। ये सारी चीजें थी उसमें, मैंने आपको इस इमेज में भी दिखला दिया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का गान। ठीक है।
चलिए। चलिए आगे देख लेते हैं अब। कुछ ही चीजें और बची हुई है आपकी इसमें। अब इसमें शायद वॉइस रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है, ये तो बाद में देखा जाएगा शायद। चलिए। हाँ, वॉइस रिकॉर्ड हो रही होगी, मैं चेक कर लूंगा, अदरवाइज फिर से क्लास रिकॉर्ड करना पड़ेगी। चलिए। अब यहां पर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार मध्य प्रदेश का, अक्षांशीय विस्तार यानी कि अक्षांश उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर किस प्रकार से फैला हुआ है, तो आप यहां पर देखेंगे 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। यानी कि यहां पर आपका बुरहानपुर है, मैं एक रेखा यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं जो बुरहानपुर से आपकी टच करेगी। तो इस रेखा को बोला जाता है 21 डिग्री 6 मिनट, राइट। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। आप ये दक्षिण में तो दक्षिण अक्षांश मत लिख दीजिएगा, ठीक है। यहां पर आपका मुरैना है, तो एक रेखा अक्षांश रेखा से गुजर रही है और इस अक्षांश रेखा का नाम हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। सॉरी, आपका हो जाएगा इसमें 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये विस्तार हो जाएगा। उसी प्रकार अगर देशांतरी विस्तार की बात करें, देशांतरी विस्तार की बात करें तो इस प्रकार से खड़ी रेखा होती है और यह आपके अलीराजपुर से होकर गुजर रही है। और इसका विस्तार अगर देखें तो 74, ठीक है, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर आपका 82 डिग्री 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। यह मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा, अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। क्या लिखेंगे, अक्षांशीय, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, ठीक है। अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्या हो जाएगा आपका, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्लियर हुआ यहां तक, आगे बढ़े अब। चलिए, यहां तक तो अपनी सारी चीजें हो गई है कि पश्चिम से पूर्व में 34 मिनट का समय अंतराल कैसे आता है, ये भी आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। चलिए, अब यहां पर आपको मैं ये बताना चाहूंगा एक महत्वपूर्ण बात। देखिएगा, ये मध्य प्रदेश का हमें विस्तार भी देखना है। विस्तार यहां पर आपका मुरैना है, कौन सा जिला है, मुरैना। और यहां पर आपका बुरहानपुर है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी कि मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण का विस्तार। उसी प्रकार यहां पर आपका अलीराजपुर है, तो अलीराजपुर से आपका यह सिंगरौली। तो सिंगरौली और अलीराजपुर के बीच पूर्व उत्तर मतलब यानी कि उत्तर से पूर्व से पश्चिम में कितना विस्तार है, तो 870 किलोमीटर विस्तार दिखाई देगा पूर्व से पश्चिम। जबकि आपको विस्तार नजर आएगा उत्तर से दक्षिण का, जो मध्य प्रदेश का विस्तार है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार यहां पर आप देख भी पाएंगे, यहां पर मेंशन किया था ऊपर ही, यहां पर देखिएगा। 870 हो गया आपका पश्चिम से पूर्व, और 605 हो जाएगा किसका, उत्तर से दक्षिण। 605 किलोमीटर, 605 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है, पूर्व से पश्चिम आपका हो जाएगा 870 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के एरिया की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 308 252 किलोमीटर स्क्वायर। यह मध्य प्रदेश का एरिया है। और जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है,
क्योंकि अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की भी बात करेंगे और विभाजित क्षेत्रफल की भी बात करेंगे, तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह 3,08,252 किलोमीटर है। और अगर इतना किलोमीटर क्षेत्र है भारत में इसका, तो यह कितना परसेंटेज एरिया है जो आपका पूरे भारत का कवर करता है? तो संपूर्ण भारत की अगर बात करें तो 9 दशमलव, ये है 9.38% इंडिया का। ठीक है, किसका हो जाएगा ये? इंडिया का। कहां पर लिखा है? नीचे स्क्रॉल हो गया है। चलिए, ये 9.38 इंडिया का। इंडिया के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है आपका? 9 पॉइंट। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना आप, कितना है आपका? 9.38% एरिया कवर करता है। मध्य प्रदेश अगर छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना तो उसके पहले की अगर बात करें, तो लगभग आपका कितना परसेंट एरिया कवर करता था जब मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था? तो उस समय हमारा क्षेत्रफल भी ज्यादा था, और क्षेत्रफल ज्यादा होने के साथ साथ, यानी कि पहले का अगर क्षेत्रफल अगर बात करें 2000 से पहले का, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, 2000 से पहले एरिया वो कितना था? वो था आपका 443, यानी कि 443, और फिर 446, 4,43,446 किलोमीटर स्क्वायर। और ये कितना परसेंट था इंडिया का? ये इंडिया का कितना परसेंट था मध्य प्रदेश में उस समय? वो था 13.43%। इसलिए मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल पहले नंबर पर था। क्लियर हुआ यहां तक? तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। आगे देख लेते हैं आप। मानक समय 82.82 डिग्री है, सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। 80 डिग्री के पास पास में कौन कौन से शहर है वो नाम याद कर लीजिए। जबलपुर है आपका, पन्ना, रीवा, कटनी, भोपाल, इंदौर। वो कितना कितना है यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेम वैसे ही अगर कर्क रेखा की पूछे आपसे कि कर्क रेखा के नजदीक सबसे नजदीक कौन सा है, तो सबसे नजदीक की अगर बात करें 23.5 डिग्री है, तो 23.5 के पास में सबसे पहले तो आपका सांची है। दूसरे नंबर पर विदिशा है, फिर भोपाल है, फिर जबलपुर है, फिर उससे दूर उज्जैन है, फिर उससे दूर इंदौर है। पड़ोसी राज्य की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का भी मैं फिर से मैप में दिखला दूंगा, कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ पर सीमा पर अवस्थित है उसकी भी हम बात कर लेंगे। मध्य प्रदेश का हम पुनर्गठन पढ़ेंगे तो वहां पे भी आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर जलवायु की बात करेंगे आप, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। आदर्श जलवायु है, विषम जलवायु भी पाई जाती है उत्तर के विशाल मैदान में, मालवा के पठार में आदर्श जलवायु, और सामान्य तौर पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। वर्षा 112 सेंटीमीटर औसतन यहाँ पर होती है। सबसे ज्यादा पंचमढ़ी में होती है, और सबसे कम कहाँ पर होती है आपकी? सबसे कम आपकी गोहद यानी कि भिंड में होती है। ठीक है, उसके बाद कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। मैं नाम बता दूंगा अभी कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा दो बराबर भागों में विभाजित करती है मध्य प्रदेश को, और माही नदी ऐसी नदी है मध्य प्रदेश को उद्गमित होने वाली जो कर्क रेखा को दो बार विभाजित करती है। फिर देखेंगे केंद्रीय बिंदु के रूप में कुछ फैक्ट आप नोट कर लीजिए। आखिरी बिंदु आपका ये, अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु बैतूल में बरसाली में माना जाता है। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु आपका कटनी में है, करौंदी के नाम से जाना जाता है। मनोर गांव का नामकरण राम मनोहर लोहिया के नाम पर किया गया था। पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु मंगलनाथ मंदिर है जो कि उज्जैन में है। ठीक है, अब मैं आपको ये 14 जिले कौन कौन से इसको मैप में दिखला देते हैं कि कहाँ कहाँ से होकर ये गुजरती है। ठीक है, चलिए एक मैप ले लेते हैं इसमें। यहाँ से आपको ज्यादा अच्छे से दिख जाएगा। इसमें एक मैप होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए ये मैप है यहाँ पर, इसमें मैं आपको दिखला देता हूँ कि कहाँ कहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप एक एक करके मैं आपको दिखलाऊंगा। जैसे कि जिलों के नाम लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका ये रतलाम। रतलाम के बाद आपका हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन के बाद हो जाएगा आपका आगर मालवा। के बाद ये आपका राजगढ़। राजगढ़ के बाद ये हो जाएगा आपका सीहोर। सीहोर के बाद ये हो जाएगा आपका भोपाल।
भोपाल के बाद, ठीक है, एरो बना देता हूं ताकि आपको याद रहे कहां पर एरो का निशान है। ठीक है। फिर आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका विदिशा। विदिशा के बाद ये वाला जिला हो जाएगा आपका रायसेन। इसके बाद आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका सागर। सागर में ही लिख दिया। ये हो जाएगा आपका दमोह। ये हो जाएगा आपका कटनी। नीचे हो जाएगा आपका ये जबलपुर। फिर हो जाएगा आपका उमरिया। और लास्ट में हो जाएगा आपका शहडोल। तो ये जो रेखा है आपकी कहां से और कैसे होकर गुजरती है वो देख लीजिए। आपका इस प्रकार से यहां से गुजरती है, ऐसे होते हुए, मतलब एग्जैक्ट लाइन नहीं बन पाएगी इसे। इस प्रकार से आप देखेंगे तो एक कर्क रेखा ऐसे गुजरती है। ठीक है, जिगजैग नहीं है, पूरी एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन है। तो गिन लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। टोटल 14 जिले हैं जिससे आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। कल मध्य प्रदेश के गठन की चर्चा करेंगे, विस्तार से समझेंगे, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होगी उसकी भी चर्चा करेंगे। तो नमस्कार साथियों, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।